अब हम पढ़ते हैं क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था मैग्नेटिज्म एंड मैटर। हम इससे रिलेटेड 3 वीडियो पहले पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में हम इसका इंट्रो पढ़ चुके हैं, हम गॉस लॉ पढ़ चुके हैं मैग्नेटोस्टैटिक्स के लिए, और हम इलेक्ट्रोस्टैटिक जो एनालॉग था वो भी हम इस चैप्टर में समझ चुके हैं। आज हमारा इसमें पार्ट 4 है। पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर में मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। हम इस चीज को समझते हैं कि मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होता है। इससे रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म है और कुछ तुम्हारे पास बेसिक फॉर्मूले हैं, तो इन फॉर्मूले को आपको याद रखना है। और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल पेपर में आने के चांस हर साल रहते हैं, तो ध्यान रखना है। देखो स्टार्ट करते हैं। द मैग्नेटाइजेशन कैपिटल एम, मैग्नेटाइजेशन को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैग्नेटाइजेशन इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम ऑफ अ सैंपल। सैंपल का मतलब किसी भी मैटर की बात कर रहे हैं, किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी हमारे पास जो टर्म है मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेट से रिलेटेड जो टर्म है, इन्हें हम किसी मैग्नेट के रिस्पेक्ट में क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अब मैग्नेट भी देखो, मैंने आपको बताया था दो टाइप के होते हैं। एक होता है परमानेंट मैग्नेट और एक होता है एक, या फिर ऐसा समझ लो, एक होता है स्टेबल मैग्नेट और एक होता है अनस्टेबल मैग्नेट। स्टेबल मैग्नेट तो बार मैग्नेट हो गया जैसे, और जो हमारे पास नेचर में जो मैग्नेट मिलते हैं वो स्टेबल मैग्नेट हो गए। और कुछ मैग्नेट ऐसे होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक मैग्नेट होता है जो हमारे पास इलेक्ट्रिक बेल में लगा होता है। तो मैग्नेटिक सब्सटेंस और मैग्नेट से रिलेटेड प्रॉपर्टी हम इन चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो ये सारे जो टर्म है वो मैग्नेट से रिलेटेड है, आपको ध्यान रखना होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। द मैग्नेटाइजेशन कैपिटल एम, मैंने बोला मैग्नेटाइजेशन को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ऑफ अ मैग्नेटिक सब्सटेंस ऑफ अ सैंपल इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे, द नेट मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। आपको ध्यान रखना है कि नेट मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम अगर आप निकाल देंगे, कहने का मतलब क्या, अगर हम मैग्नेटिक मूवमेंट को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास कैपिटल एम निकल के आएगा, मैग्नेटाइजेशन निकल के आ जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि एम स्मॉल एम नेट का मतलब क्या है, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट। अब आप अच्छे जानते हैं कि जो स्मॉल एम नेट है इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। कुछ फॉर्मूले होते हैं इस स्मॉल एम को कैलकुलेट करने के। ये स्मॉल एम नेट लिखा है यहाँ पे, देखो इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने बोला मैग्नेटिक मूवमेंट है, मैग्नेटिक मूवमेंट का एक फॉर्मूला तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, NIA होता है, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स आई करंट इंटू ए एरिया। ये किसके लिए, किसी करंट लूप के लिए हो गया। अगर आप एक बार मैग्नेट की बात करें तो बार मैग्नेट के लिए भी क्या निकालते हैं हम, एम, सीधा एम लिख दो, इसके नीचे नेट नेट नहीं लिख रहा हूं मैं पे, है ना, तो स्मॉल एम लिख दिया। बार मैग्नेट के लिए कैसे निकालेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये निकलता है स्मॉल एम क्रॉस, इसको हम बोलेंगे 2L। अब ये क्या है भाई, ये स्मॉल एम, या फिर इसको एम डैश ले लो, है ना। देखो ये क्या है, एम डैश, या ये स्मॉल एम तो क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया। ये स्मॉल एम डैश बोला मैंने, एम डैश यहाँ पे क्या होगी, उस देखो बार मैग्नेट के बारे में हम बात कर रहे हैं। बार मैग्नेट के जब हमने मैग्नेटिक मूवमेंट मैंने बताया था, तो मैं फॉर्मूला बताया था कि स्मॉल एम डैश इंटू 2L करके हम मैग्नेटिक मूवमेंट को कैलकुलेट करते हैं। दो तरीके से मैग्नेटिक मूवमेंट को कैलकुलेट किया जाता है, एक तो करंट लूप के लिए NIA करके कब बोल देंगे, और एक सिंपल बार मैग्नेट के लिए जो मैग्नेटिक मूवमेंट निकल के आएगा वो हो गया स्मॉल एम डैश क्रॉस 2L। एम डैश क्या हो गया उसका, कि मैग्नेटिक जो पोल है उसकी स्ट्रेंथ हो गई। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। तो दो फॉर्मूले हमने मैग्नेटिक मूवमेंट के पढ़े थे, दोनों आपको याद होने चाहिए। ठीक होगी बात। तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट की बात हो गई। अब मैंने क्या बोला, हम कैपिटल एम को डिफाइन कर रहे हैं, मैग्नेटाइजेशन को डिफाइन कर रहे हैं। तो मैग्नेटाइजेशन क्या हो गया, मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, सीधी सी बात है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। स्मॉल जो भी हमारे पास ये कैपिटल एम है, क्या है, कैपिटल एम ये वेक्टर क्वांटिटी, याद रखना मैग्नेटाइजेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका यूनिट एम्पियर पर मीटर होता है। जैसे आप यहाँ पे इस स्मॉल एम का यूनिट रखेंगे, स्मॉल एम का यूनिट क्या होता है, देखो यहाँ से निकाल लो, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। तो स्मॉल एम का यूनिट आप यहाँ पे एम्पियर मीटर स्क्वायर रखेंगे, वॉल्यूम का यूनिट रखेंगे मीटर क्यूब, तो मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब कटेगा, तो इस तरीके से आपके पास कैपिटल एम का जो है यूनिट निकल के आ जाएगा। ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए कि कैसे हम यूनिट निकालते हैं, कैसे हम डायमेंशन निकालते हैं। उसी फॉर्मूले की मदद से, जो भी हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ होता है उसी की मदद से यूनिट भी निकाली जा सकती है, और उसी की मदद से हम डायमेंशन भी निकालते हैं। तो मैंने क्या बोला, ये जो स्मॉल एम है, इस स्मॉल एम का यूनिट क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, अगर आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा तो मैं क्लियर लिख देता हूँ। देखो स्मॉल एम के दो फॉर्मूले, एक तो हो गया NIA, है ना, और दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया स्मॉल एम का, एक और फॉर्मूला हो गया स्मॉल एम का, देखो ये वाला स्मॉल एम की बात कर रहे हैं, इसका हो गया M क्रॉस B। अभी देखो इस M को ना M डैश ले लो, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल m तो पहले सही है। अभी M डैश क्या है भाई, ये तो बार मैग्नेट के लिए हो गया मैग्नेटिक मूवमेंट, याद रखना। यहाँ पे वेक्टर लगा सकते हो क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है, और ये भी एक फॉर्मूला हो गया मैग्नेटिक मूवमेंट का। तो इसमें देखो यहाँ पे से अगर आप क्या बनाते हो, यूनिट बनाते हो मैग्नेटिक मूवमेंट की, तो ये है करंट, करंट के लिए हम एम्पियर बोलते हैं, और ये एरिया, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर बोल देते हैं। तो इस तरीके से इस मैग्नेटिक मूवमेंट की यूनिट बन जाती है एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब वॉल्यूम की भी आप यहाँ पे यूनिट रखेंगे मीटर क्यूब, और आपके पास यूनिट निकल के आ जाएगी कैपिटल एम मैग्नेटाइजेशन की, ध्यान रखना एम्पियर पर मीटर। इसी तरीके से आप इसका डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। एम्पियर के लिए हम A लिखते हैं और मीटर के लिए L लिख दोगे आप, तो सीधी सी बात है आपके पास डायमेंशन भी निकल के मैग्नेटाइजेशन की आ जाएगी। तो ये मैग्नेटाइजेशन का टर्म था, इसको हम नेट मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम के टर्म में क्या कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको कैपिटल एम की वैल्यू भी यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। सिंस अब हम कुछ चीज पढ़ते हैं आगे से, अब हम इससे रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ते हैं। देखो
इसको ज्वाइन करते हुए इस टॉपिक को खत्म करते हुए धीरे धीरे इस टॉपिक में बहुत बड़ा हमारे पास है, बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे, फिर इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल भी कर लेंगे। सिंस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सॉलिड हैविंग n टर्न्स पर यूनिट लेंथ, हम अच्छे से पता है कि एक सॉलिड जो होती है अगर उसमें n टर्न्स हो पर यूनिट लेंथ में, मान लो हमारे पास एक सॉलिड है जिसकी लेंथ कैपिटल एल या फिर स्मॉल एल कुछ भी है, और उसके पर यूनिट लेंथ में जो है नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉल एन है। देखो अच्छे जानते देखो स्मॉल एन है ना, और स्मॉल एन को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ द सॉलिड। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है कि स्मॉल एन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ द टर्न्स ऑफ द सॉलिड डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ द सॉलिड। ये स्मॉल एन क्या है अच्छे से देख लो, टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड बी बराबर हमने क्या निकाला था, म्यू नॉट एन आई करके निकाला था, और वो फॉर्मूला हमने सॉलिड का पहले ही पढ़ा है कि एक सॉलिड है अगर उसमें नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉल एन है पर यूनिट लेंथ में, तो उस सॉलिड के जो अंदर है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट एन आई निकाल के आती है। वहां पे हमने बी से रिप्रेजेंट करा था, यहाँ पे बी जीरो से रिप्रेजेंट कर दिया, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तो क्या हो गया, एक सॉलिड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इतना जनरेट होता है, और आई क्या, करंट इन द सॉलिड। अब क्या, इफ द इंटीरियर ऑफ द सॉलिड इज फिल्ड विद अ मटेरियल ऑफ नॉन जीरो मैग्नेटाइजेशन द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड विल इंक्रीज। अब वो बोल रहा है कि अगर सॉलिड के अंदर कोई एक ऐसा सब्सटेंस लाके रख दें, एक ऐसा मैग्नेटिक सब्सटेंस लाके रख दें जिसके कारण क्या हो, जो नॉन जीरो मैग्नेटाइजेशन को, देखो अच्छे समझ लो, इफ द इंटीरियर ऑफ द सॉलिड इज फिल्ड विद अ मटेरियल ऑफ नॉन जीरो मैग्नेटाइजेशन, अगर आप सॉलिड के अंदर एक ऐसा मटेरियल लाके रख दे जिसका मैग्नेटाइजेशन नॉन जीरो हो, मतलब उसका मैग्नेटाइजेशन जीरो ना हो, इस केस में द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड विल इंक्रीज। इस केस में क्या होगा, जो हमारे पास सॉलिड है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए आप क्या करें, सॉफ्ट आयरन की कोर, सॉफ्ट आयरन की रॉड लाके उस सॉलिड के अंदर रख दें, तो क्या होगा, वो जो सॉफ्ट आयरन की रॉड है, कोर है, उसका मैग्नेटाइजेशन जीरो तो होता नहीं है, इसलिए उसके कारण उसका खुद का अपना एक मैग्नेटाइजेशन है, इसलिए उसके खुद के कारण क्या होगा, जो सॉलिड है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा। एक तो मैग्नेटिक फील्ड पहले से है सॉलिड के अंदर, कितना है मैग्नेटिक फील्ड सॉलिड के अंदर, बी जीरो बराबर म्यू नॉट एन आई। अब जैसे हम उस सॉलिड के अंदर एक कोर रख देंगे, एक ऐसा सब्सटेंस रख देंगे, जैसे मेटल रख देंगे जिसका जो है मैग्नेटाइजेशन जीरो ना हो, नॉन जीरो मैग्नेटाइजेशन हो, तो उस केस में सॉलिड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा, और टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड उसको हम कैपिटल बी से डिनोट करेंगे। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड इन दिस केस इक्वल टू बी जीरो प्लस बी एम। अब बी जीरो क्या है, ये तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द सॉलिड, जब क्या कहते हैं सॉलिड के अंदर कोई भी हमने ऐसा मटेरियल लाके नहीं रखा है। और जैसे हम मटेरियल लाके हमने एक सॉलिड के अंदर रख दिया, तो उसके कारण, उस मटेरियल के कारण जिसका नॉन जीरो मैग्नेटाइजेशन है, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए सॉफ्ट आयरन की रॉड बोला, उसके कारण जो है सॉलिड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उसको हम बीएम से यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। बी क्या हो गया, देखो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड, मैंने पहले बोल दिया कि बी क्या है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड है उस सॉलिड के अंदर का, एक सॉलिड है उसके अंदर का टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी है। अब बी जीरो क्या है कि जब उस सॉलिड में आई करंट फ्लो हो रही है, तो बी जीरो उस केस में उस सॉलिड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। अब बीएम क्या है, बीएम क्या है, जैसे हमने एक उस सॉलिड के अंदर एक रॉड लाके रखी जिसका जिसका मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं है, तो उस रॉड के कारण, उस मटेरियल के कारण जो हमने सॉलिड के अंदर लाके रखी, उसके कारण जो है मैग्नेटिक फील्ड बीएम इतना जनरेट हो रहा है सॉलिड के अंदर। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा बी जीरो प्लस बीएम। वेयर बीएम क्या, बीएम को डिफाइन कर रहे हैं फील्ड कंट्रीब्यूटेड बाय द मैग्नेटिक कोर। अब जो हमने मैग्नेटिक सब्सटेंस लाके उस सॉलिड के अंदर रखा, उस सॉलिड के अंदर जो हमने मैग्नेटिक सब्सटेंस लाके रखा, उसके कारण ये जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड बीएम है। और अच्छे से याद रखना है कि ये तो हो गया हमारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड, एक तो ये वाला तो हो गया करंट के कारण, और ये वाला क्या हो गया, जो हमने उसके अंदर सॉलिड के अंदर लाके कोई रॉड रखी जिस रॉड का मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं था। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, इतना चीज हमें ध्यान रखने की, टोटल मैग्नेटिक फील्ड तो चलो इस तरीके से निकल गया सॉलिड के अंदर, और मैग्नेटाइजेशन को भी हमने इस तरीके से डिफाइन कर दिया। एक एक टर्म ऐसे आपको याद करने पड़ेंगे, ऐसे आपको क्या करने पड़ेंगे, बार बार रिवीजन करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आपको ये सब याद हो जाएगा। नाउ अब आपको कुछ चीज ध्यान रखनी है, जो ये बीएम है ना, ये जो हमने बीएम बोला, जो क्या है, फील्ड कंट्रीब्यूटेड बाय द मैग्नेटिक कोर, जो मैग्नेटिक कोर हमने उस सॉलिड के अंदर बाद में रखी है, उसके कारण एक कंट्रीब्यूटेड मैग्नेटिक फील्ड है। ये डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे, इस कैपिटल एम पे। अब कैपिटल एम के यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन हो गया, तो बीएम जो होता है वो डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है कैपिटल एम के। जैसे आप यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, म्यू नॉट एक कांस्टेंट आ जाएगा। म्यू नॉट के आप अच्छे जानते हैं, परमेबिलिटी ऑफ द वैक्यूम या फिर परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, हम इसको भी बोल सकते हैं, किसको, म्यू नॉट को। तो ये नाउ इंट्रोड्यूस, अब नया टर्म इंट्रोड्यूस करो। देखो यहाँ पे तो ये चीज तो चलो डिफाइन हो गई, यहाँ पे क्या हो गया, हम म्यू नॉट को डिफाइन कर दिया, समझ लो। बी एम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मैग्नेटिक कोर, या फिर मैग्नेटिक फील्ड जो हमने एक मटेरियल उस सॉलिड के अंदर रखा उसके कारण, वो मटेरियल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसका मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं होना चाहिए बस।
तो बी एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैपिटल एम हुआ, बी एम इक्वल टू म्यू नॉट एम हो गया। नाउ इंट्रोड्यूस, अब नई चीज आ गई देखो, इंट्रोड्यूस अ न्यू वेक्टर कैपिटल एच। अब कैपिटल एच को डिफाइन करो, कॉल्ड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब आ गए हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी के टर्म पे कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी को किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो आपको इसी तरीके से लिखना है, एच इज डिफाइंड एज एच इक्वल टू बी अपॉन म्यू नॉट माइनस कैपिटल एम। आप इसको ध्यान रखेंगे कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो होती है वो इस फॉर्मूले से कैपिटल एच से डिनोट होती है और उसको हम इस तरीके से बी अपॉन म्यू नॉट माइनस एम लिख सकते हैं। अब जैसे आप m को इस तरफ भेजेंगे तो प्लस में चल जाएगा, तो बी अपॉन म्यू नॉट बराबर h प्लस एम बच जाएगा। तो जनरल सी अलजेब्रिक मैथ है, ये आपको पता होनी चाहिए, इंटर के फिजिक्स पढ़ते हैं, है ना। तो ये नॉर्मल सी क्या होगी, अलजेब्रिक मैथ हो गई, ये h m इधर का चल जाएगा, प्लस में चला जाएगा। अब म्यू नॉट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट h प्लस एम। सीधी सी बात है। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इस फॉर्मूले से भी निकल सकता है और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इस फॉर्मूले से भी निकल सकता है। दोनों फॉर्मूले सेम है, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, जरा सा ही अंतर है। तो यहाँ पे बी नॉट की वैल्यू रख दी ऐसे समझो, और यहाँ पे बी एम की वैल्यू रख दी, तब जाके ये फॉर्मूला यहाँ पे बन गया। अब बी नॉट यहाँ पे मैंने क्या बोला, बी एम की वैल्यू तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं, है ना। अब बी नॉट की वैल्यू ये है ना। तो ये दोनों वैल्यू जैसे आप रखेंगे तो कैपिटल बी टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इस फॉर्मूले से भी निकल सकता है, आपको ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले से भी निकल सकता है अगर बी जीरो और बी एम आपके पास दे रखे। और बी एम कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा तो सिंपल बी एम बराबर म्यू नॉट एम करके इस तरीके से वो निकल जाएगा। तो इतना पढ़ चुके हैं हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल चुके हैं सोलेनोइड के अंदर, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है उसके दो फॉर्मूले हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं। मैंने क्या बोला था, देखो एक तो जनरल जो होता है मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के अंदर कितना होता है, देखो जनरल मैग्नेटिक फील्ड अगर हमारे पास सोलेनोइड है, देखो सोलेनोइड का फिगर देखो ऐसा होता है, उस तरीके से बनाने की जरूरत नहीं, फिर भी एक बार आपको बना के दिखाता हूँ। इस तरीके से क्या होता है, सोलेनोइड का फिगर होता है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अगर इसमें देखो ये नंबर ऑफ टर्न्स हो गए सोलेनोइड के इस तरीके से, है ना। तो इसमें करंट बह रही है, मान लो इसमें आई करंट फ्लो हो रही है इस तरीके से। तो इस सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो मैंने बोला क्या निकल के आता है, म्यू नॉट एन आई निकल के आता है। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो गए। अगर इस सोलेनोइड के अंदर मैं एक रॉड ला के रख दूं, सॉफ्ट आयरन की रॉड रख दूं, या फिर एक मैंने क्या बोला कोई भी मैं एक मैग्नेटिक सब्सटेंस ला के रख दूं, तो उस मैग्नेटिक सब्सटेंस के कारण जिसको नॉन जीरो मैग्नेटाइजेशन है, क्या बोला मैंने, उस मैग्नेटिक सब्सटेंस को नॉन जीरो मैग्नेटाइजेशन होना चाहिए, मतलब उसका मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं होना चाहिए। तो इस रॉड के कारण इस सोलेनोइड के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है जिसको बीएम से डिनोट करते हैं, और जो डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे, कैपिटल एम पे। कैपिटल एम क्या था, मैग्नेटाइजेशन था। तो बीएम की वैल्यू आप यहाँ पे इस तरीके से निकाल सकते हैं, एक कांस्टेंट जोड़ के म्यू नॉट, तो इस तरीके से आपके पास बीएम की वैल्यू में निकल के आ जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि सॉफ्ट आयरन के कारण इस जो हमारे पास सोलेनोइड है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इतना जनरेट होता है। और ये क्या है, नॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड है उस किसके अंदर, इस सोलेनोइड के अंदर, जब उसमें केवल करंट फ्लो हो रही है। तो टोटल दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड निकल के आ जाता है। इस चीज को भी आपको ध्यान यहाँ पे रखना पड़ेगा। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, एक एक टर्म करके जो मैंने डिफाइन करा, जैसे कैपिटल एम को डिफाइन करा, जिस तरीके से हमने कैपिटल एच को डिफाइन करा, जिस तरीके से हमने बी एम को डिफाइन करा, एक एक करके आपको सारे टर्म याद रखने पड़ेंगे, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको ये याद होंगे। आगे चलते हैं, सिंस द मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। अब एक नई चीज आगे देखो, आपको याद रखना है, मैग्नेटाइजेशन भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी के। जैसे आप इस प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, यहाँ पे एक कांस्टेंट जोड़ते हैं जिसको एक्स बोल दो, m इक्वल टू एक्स एच हो गया। अभी x जो होता है ना, को चाय भी पढ़ते हैं कभी कभी, ध्यान रखना ना, इस x को इसको x ना बोल के सी एच आई चाय करके इस तरीके से पढ़ लेते हैं, तो ठीक है। तो m इक्वल टू एक्स एच बोल दिया मैंने। x क्या है यहाँ पे, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, जो x है ना यहाँ पे जो निकल के आई, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इस चीज का आप ध्यान रखना है, कॉल्ड मैग्नेटिक सस्पेसिबिलिटी, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इस तरीके से ससेप्टिबिलिटी, ध्यान होगी, समझ में आ गई बात। तो x बराबर क्या हो गया, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, कॉल्ड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो ये जो x है इसको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं, इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं। जब m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है h के, वहां पे जो कांस्टेंट जो भी आता है उसी कांस्टेंट को हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। एक ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इस चीज का भी आपको ध्यान यहाँ पे रखना है। x क्या होता है, इसका वैल्यू होता है स्मॉल एंड पॉजिटिव फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, देखो मैग्नेटिक सब्सटेंस बहुत सारे टाइप के होते हैं, तीन टाइप के जनरली मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं हमारे पास। एक होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, एक होता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, एक होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब इन तीनों में भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे थोड़ा सा रिपेल हो जाते हैं, और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे थोड़ा सा अट्रैक्ट होते हैं। और लास्ट बचता है हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, जैसे आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, कॉपर हो गया, ये है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को। अब मैंने बोला ये जो अभी हमारे पास एक्स है, ये एक्स क्या है, इसकी वैल्यू स्मॉल एंड पॉजिटिव होती है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, जिसको हमने मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी करके नाम दिया, इसकी जो वैल्यू होती है वो स्मॉल और पॉजिटिव होती है, किसके लिए, केवल पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। एंड स्मॉल एंड नेगेटिव वैल्यू होती है इसकी किसके लिए, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए।
अब दोबारा से उस इक्वेशन को हम दोबारा लिखते हैं जो हम इक्वेशन में बी की कैलकुलेट करी थी म्यू नॉट एच प्लस एम। ठीक होगी बात। अब मैंने क्या बोला बी इक्वल टू म्यू नॉट एच को ऐसी रहने दो, इस एम की वैल्यू अभी आप निकाल चुके हैं एक्स इंटू एच रख देंगे यहाँ पे। अब इन दोनों में से भी देखो एच कॉमन आ जाएगा बाहर, तो एच बाहर आ जाएगा, तो म्यू नॉट एच बाहर आ गया, वन प्लस चाई बच गया। या फिर बी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना है म्यू नॉट म्यू आर एच। आइए जो हमारे पास वन प्लस चाहिए, जो हमने यहाँ पे नई चीज डिफाइन कर, देखो म्यू आर जो ये वन प्लस चाहिए ना, इस या फिर ये वन प्लस एक्स है, इसकी जगह हमने म्यू आर रख दिया, तो म्यू आर बराबर वन प्लस एक्स ही होता है। याद रखना म्यू आर जो अपने रिलेटिव परमेबिलिटी आपने मैंने पहले ही बताया था म्यू आर क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं म्यू आर। म्यू आर होता है रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम, जो मीडियम हमने वहां पे एक्स्ट्रा ला के रखा। समझ में आ गई बात, कौन सा रखा था, मैग्नेटिक कोर ला के वहां पे हमने रखी थी उस सॉलिड के अंदर। तो देखो हमने क्या करा, देखो एक फॉर्मूला बी का और निकल गया म्यू नॉट एच वन प्लस एक्स। ये वन प्लस एक्स की जगह मैंने क्या बोला, सीधा म्यू आर होता है, तो हम बी इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एच भी लिख सकते हैं, और म्यू नॉट म्यू आर को हम डायरेक्टली म्यू भी लिख सकते हैं, तो बी इक्वल टू म्यू एच। इस तरीके से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला और बन जाता है। आपको ध्यान रखना म्यू बराबर क्या है, देखो म्यू बराबर तो हो गया आपके पास म्यू नॉट म्यू आर, और आपके पास जो म्यू आर था वो क्या है, वन प्लस एक्स के बराबर, वन प्लस चाई के बराबर हो गया। ध्यान रखना है म्यू आर क्या है, इसको हमने वन प्लस एक्स से डिफाइन करा। ये क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, कॉल्ड रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द सबस्टेंस। इसको बोलते हैं रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द सबस्टेंस, इस म्यू आर को। इस तरीके से म्यू को भी डिफाइन कर दो, म्यू आ गया म्यू नॉट म्यू आर, तो म्यू इक्वल टू हमारे पास बच गया म्यू नॉट, और म्यू आर की वैल्यू भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पे पुट करी वन प्लस चाई, या फिर जो हमने यहाँ पे निकाली, जो हमने यहाँ पे समझी कि म्यू आर की वैल्यू जो वन प्लस एक्स होती है फिर वन प्लस चाई होती है, तो म्यू इक्वल टू म्यू नॉट और म्यू आर की वैल्यू इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। म्यू को भी हमने इस तरीके से यहाँ पे डिफाइन कर दिया। थैंक यू।